ऑलराइट, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर एक मेरे पास डिस्क है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर पे, तो वहां पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो इस पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और कोई चारा नहीं, क्योंकि अगर आप इसको इंटीग्रेट करके निकालने की कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई मेन जेई एडवांस दोनों में, ठीक है। तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन होता है पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हमें स्मॉल आर पता है तो सिंपली उसको सब्स्टिट्यूट करना है और पोटेंशियल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहां से हमें फील्ड निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फील्ड निकालना है तो याद कीजिए हम क्या कर सकते हैं, हम माइनस डीवी बाई डी आर कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड का एक्सप्रेशन अगर आपको याद नहीं है तो आप ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर यूज करके फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो याद होना चाहिए। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं कर रहा हूं, जिस फॉर्म में आपको इसको याद करना है मैं डायरेक्टली वो फॉर्म बता रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल फॉर्म है। तो ये हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है कि यहां पेरिफेरी ऑफ द डिस्क से आप इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो जो एक्सिस पेरिफेरी से जो लाइन है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम कहेंगे थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए। v का रिजल्ट तो याद होना ही होना चाहिए, अगर भूल गए e का रिजल्ट तो डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम अप्लाई करेंगे अब इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में कहानी एक और ऐड हो जाती है कि एक कंप्लीट डिस्क में से एक पोर्शन ऑफ द डिस्क को निकाल दिया गया है, ठीक है। तो यहां हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, हम यहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे और हम बोलेंगे कि जो कंप्लीट डिस्क के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कंप्लीट डिस्क के कारण जो पोटेंशियल होगा वो होगा v ड्यू टू रिमेनिंग प्लस v ड्यू टू रिमूव्ड, है कि नहीं, ठीक है। ये जो कंप्लीट डिस्क है वो किससे बना है, जो पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है उससे बना है, प्लस जो पोर्शन बचा हुआ है उससे बना हुआ है, ठीक है। तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके बोल सकते हैं कि v कंप्लीट इज इक्वल टू v रिमेनिंग प्लस v रिमूव्ड। तो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है v रिमेनिंग। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v कंप्लीट माइनस v रिमूव्ड, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। तो कंप्लीट के कारण निकालना है, रिमूव के कारण निकालना है। कंप्लीट भी क्या है, एक डिस्क है, रिमूव भी क्या है, एक डिस्क है। तो फॉर्मुला लगाएंगे, आंसर निकल जाएगा और फाइनली इनको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। v कंप्लीट कितना हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर, ये फॉर्मुला होता है। तो मैं किसके लिए लगा रहा हूं, मैं इस कंप्लीट डिस्क के लिए लगा रहा हूं। सब्स्टिट्यूट करें तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितना है इस डिस्क का, रेडियस है a, ये हो गया a स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है सेंटर से, ये है a, तो ये भी हो गया a स्क्वायर माइनस a, है कि नहीं। यानी कि यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये a को कॉमन निकाल के बाहर निकाल लिया हमने और अंदर हमारे पास बचेगा √2 माइनस 1। तो ये है पोटेंशियल ड्यू टू द कंप्लीट डिस्क, है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है पोटेंशियल ड्यू टू द रिमूव पार्ट। रिमूव पार्ट मतलब क्या, रिमूव पार्ट मतलब ये डिस्क, है कि नहीं। फॉर्मूला वही लगेगा, सिर्फ रेडियस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ, रेडियस कितना है a बाई 2 का, ठीक है, रेडियस कितना है a बाई 2, तो हो जाएगा a बाई 2 स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो अभी भी a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या करना है, माइनस हमें करना है a, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो चेंज नहीं हुआ है। ओके, अगर इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ए को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास अंदर बचेगा √5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन क्लियर है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए वैसे तो। ओके, तो इस स्लाइड को फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है, तुरंत इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। ऑलराइट, तो अब क्या करना है, अब हमें करना है v कंप्लीट माइनस v रिमूव्ड, ठीक है। v कंप्लीट माइनस v रिमूव करेंगे तो v ड्यू टू रिमेनिंग निकल आएगा, ठीक है। तो सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हम देख सकते हैं कॉमन है, बाहर निकल आएगा। तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा, ठीक है, दिस माइनस दिस कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, √2 माइनस √5 अपॉन 2,
सो ये हो गया √2 माइनस √5/2। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2√2 माइनस √5, और 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 को हम लिख सकते हैं √8। ठीक है, वैसे तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं बट आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए मैं इस फॉर्म में उसको ले आता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। ओके, क्या था, अगर आपको डिस्क के कारण पोटेंशियल पता है एक्सेस पे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट वो रिजल्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ की कहानी खत्म। अब हमको किसकी कहानी करनी है, अब हमको कहानी देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो डिस्क के कारण जो फील्ड होगा वो तो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आप बड़ा डिस्क ले लो, आप छोटा डिस्क ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा अलोंग दी एक्सिस। ठीक है, अब मैं ये मान रहा हूं कि सिग्मा पॉजिटिव है, अगर सिग्मा नेगेटिव होता तो उल्टा हो जाता। ठीक है, बट पॉइंट क्या है कि हर डिस्क के कारण, जो बड़ा डिस्क है जो छोटा डिस्क है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ ही है, यानी कि सेम लाइन में है तो उसको हम एल्जेब्राइकली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वेक्टर डायरेक्शंस अलग होते, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है और जब हम इनका समेशन कर रहे हैं तो अगर डायरेक्शंस अलग होते तो वेक्टर समेशन करना पड़ता, बट यहां पे डायरेक्शन सेम ही है, इसका मतलब हम यहां पे एल्जेब्राइक समेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर, परफेक्ट। तो यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन होगा वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड। सेम काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट डिस्क। कंप्लीट डिस्क का मतलब ये, तो उसमें थीटा क्या होगा, उसमें थीटा होगा ये, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, रेडियस है ए, ये भी है ए, तो ये कितना हो जाएगा √2a। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए निकालते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 अपॉन √2। क्लियर, तो हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट पोर्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड पोर्शन भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब थीटा क्या होगा, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कौन सा लूं, चलो ये ले लेता हूं, हो जाए यार सेलेक्ट, हाँ, अब ये थीटा बन जाएगा, है कि नहीं, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a²/4 प्लस a² का अंडर रूट। करेक्ट, तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि √5 आ जाएगा नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। तो फाइनली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव, तो हमारे पास बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा 2 अपॉन √5 माइनस 1 अपॉन √2, और ये हो जाना चाहिए मेरा आंसर। क्लियर, तो की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट है कि एक डिस्क के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक एक्चुअल पॉइंट पे पता होना ही चाहिए। ठीक है, आई होप आप इसको याद रखिएगा। ऑलराइट, चलो ये क्लियर है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A non-conducting sphere of radius capital R has a uniform charge density rho coulomb per meter cube. Charge density मतलब charge per unit volume. A spherical cavity present inside the sphere whose center lies at L distance. तो ये क्या है, वेक्टर L है, वेक्टर L हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है। From the center of a solid sphere as shown, find the electric field at point P inside the cavity. ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये है पॉइंट P, यहां पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, तो यहां पे भी समझ में आ रहा है कि कुछ वैसा ही रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप आएगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं अंदर, एट अ पॉइंट इनसाइड। इसका एक्सप्रेशन याद है आपको, इसका एक्सप्रेशन होता है k क्यू अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r।
ठीक है। और ऑब्वियसली अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा, और अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स होगा, ठीक है। बट हमें ये किस फॉर्म में निकालना है, ये हमें रो के फॉर्म में निकालना है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में निकालना है। तो वैसा कुछ करते हैं, तो के की जगह मैंने लिख दिया 1/4πε0। क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी है रो और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3πr³। यहां डिनोमिनेटर में ऑलरेडी r क्यूब है और न्यूमरेटर में आ जाएगा r। तो यहां से 4π और 4π गया, यहां से r क्यूब और r क्यूब गया, तो बचा क्या मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचा ρ/3ε0 इंटू r। ये एक और रिजल्ट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहां से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा ना, ठीक है। तो सिग्मा अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, सिग्मा अगर नेगेटिव है तो ऑलरेडी अपने को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो सेंटर से जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है इस पॉइंट को, उसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम आर वेक्टर कह लेते हैं। सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस वेक्टर को हम क्या कह रहे हैं, उस वेक्टर को हम कह रहे हैं आर वेक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ρ/3ε0 इंटू आर वेक्टर। इस फॉर्म में अगर आप इसको याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। चेक कर लो, इसको आप चेक कर लो, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, ठीक है, डन, ऑलराइट। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहां पे भी समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिख रहा हूं, वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट पोर्शन और रिमूव पोर्शन के कारण एक ही लाइन में होगी, तो यहां पे वेक्टोरियली हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वेक्टोरियली तो मैं लिख ही सकता हूं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट पोर्शन या कंप्लीट सॉलिड स्फीयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड। तो अगर आप कंप्लीट शेप भी देखोगे तो क्या है, सॉलिड स्फीयर है। अगर आप रिमूव्ड शेप भी देखोगे तो क्या है, सॉलिड स्फीयर। यानी कि जो फॉर्मूला हमने अभी देखा वो दोनों में लग जाएगा। ओके, अब सिंपली क्या देखना है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट स्फीयर की। कंप्लीट स्फीयर कुछ भी कैविटी नहीं है, भूल जाओ कोई कैविटी है, ये कंप्लीट स्फीयर है। तो सेंटर से जो इस पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको हम कह लेते हैं r1 वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा ρ/3ε0 r1 वेक्टर, लिख सकते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट पोर्शन माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमूव पोर्शन। अब सिर्फ इस कैविटी को अज्यूम करो ये कैविटी भरी हुई थी, ठीक है, बाकी सब चीज भूल जाओ, सिर्फ मान लो कि ये कैविटी जहां थी है वहां पे एक सॉलिड स्फीयर होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, और उस वेक्टर को मैं क्या कह लेता हूं, उस वेक्टर को मैं r2 कह लेता हूं। अब चार्ज डेंसिटी तो वही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमूव पोर्शन के लिए मैं लिख सकता हूं ρ/3ε0 इंटू r2 वेक्टर। यानी कि अगर इसको कंबाइंड लिखें तो हो जाएगा ρ/3ε0 r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब जरा ध्यान दो कि r1 वेक्टर, r2 वेक्टर और l वेक्टर में क्या रिलेशनशिप है। ये है l वेक्टर, ये है r1 वेक्टर, ये है r2 वेक्टर, तो ये एक ट्रायंगल तो बना रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगा ही, ठीक है। और रिलेशनशिप साफ है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्या हो जाएगा, l वेक्टर हो जाएगा, है कि नहीं। चेक कर लीजिए, r2 को उल्टा करके ऐड कीजिए तो l मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चेक कर लीजिए। r2 को उल्टा करके ऐड कर दें तो l वेक्टर मिलेगा ना, मिलेगा। यानी कि r1 माइनस r2 वेक्टर क्या हो गया, l वेक्टर। यानी कि मेरा आंसर आ गया ρ/3ε0 l वेक्टर। यानी कि कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ρ/3ε0 इंटू l वेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। पहला जो इस रिजल्ट से इंफरेंस निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है, ρ/3ε0 इंटू l, l क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ कैविटी। ध्यान से चेक कर लीजिए, l वेक्टर क्या है, l वेक्टर है वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द कैविटी, है कि नहीं। यानी कि इस कैविटी की अगर बात करें, ठीक है, कहां है अपनी कैविटी, ये रही अपनी कैविटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। यानी कि पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन वही होगा जो कि वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ द कैविटी होगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉन इंट्यूटिव रिजल्ट है, क्योंकि समझ में ऐसा सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है कि कैविटी के अंदर फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा होगा और
क्वेश्चंस में इसके ऊपर और भी क्वेश्चन अंदर बना सकते हैं कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट निकाल लिया, उसके बाद आपके ऊपर वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं या प्रोजेक्टाइल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हो जाता है डन। आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, अगर ये डन है तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फिक्स्ड इक्वल पॉजिटिव चार्जेस each of magnitude 5 into 10 to the power minus 5 coulomb are located at points A and B। साथ साथ डायग्राम भी देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। Separated by a distance of 6 meter, an equal and opposite charge moves towards them along the line COD, the perpendicular bisector of the line AB। ठीक है, the moving charge when it reaches the point C यहाँ पे at a distance of 4 meter from O, the kinetic energy is 4 joule। ठीक है, पार्टिकल जब पॉइंट सी पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है 4 जूल। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द फार्देस्ट पॉइंट डी वेयर द नेगेटिव चार्ज विल रीच बिफोर रिटर्निंग टुवर्ड्स सी। इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, की कॉन्सेप्ट को सोचिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और मैं एक बात बता दे रहा हूं कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं ग्रेविटी को। इस क्वेश्चन में आप ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही एक्शन में होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। समझ में आ ही गया होगा क्या की कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए, अब की कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि एक्सटर्नल फोर्सेस है नहीं। अगर तीनों चार्जेस को एक सिस्टम मान लें तो एक्सटर्नल फोर्सेस है नहीं, एक्सटर्नल कोई फोर्सेस है नहीं। जो इनके अंदर का इंटरनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो होगा ही होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर देना है। अब पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स कितना होता है? के Q1 Q2 अपॉन R, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी किनके बीच में होगी? ए और सी के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, बी और सी के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ए और बी के बीच में भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख लेता हूं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के, फिर ये क्यू इंटू माइनस क्यू, यानी क्या बन जाएगा? माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो आपको पता है ये 5 मीटर होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो डिवाइड कर देते हैं इसको 5 से। तो बी और सी के बीच की भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आइडेंटिकल होगी, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए एंड बी को मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं इग्नोर कर रहा हूं। क्यों इग्नोर कर रहा हूं? क्योंकि जब पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, जब माइनस क्यू यहां पे आ जाएगा, ए और बी तो शिफ्ट नहीं हो रहे हैं ना, ए और बी तो मूव नहीं हो रहे हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी अभी भी यही रहेगी। यानी कि इनिशियल कंडीशन में भी ए बी की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहेगी, और फाइनल कंडीशन में भी ए बी की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं उसका टेंशन क्यों लूं? ठीक है, आप लिख सकते हो, लेकिन वो कैंसिल हो ही जाएंगे, तो लिखने का फायदा क्या है? तो इसलिए मैं ए बी की पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर कर रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं। क्लियर? ओके। प्लस यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी थी 4 जूल। तो ये क्या हो गई? ये हो गई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। अब ये फार्देस्ट जब पहुंचेगा, कब पहुंचेगा? फार्देस्ट ये तब पहुंचेगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि फाइनल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। ओके, अब मान लेते हैं ये x डिस्टेंस तक जाता है। मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक जाता है? x डिस्टेंस तक जाता है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ये x है, ये 3 है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए भी सेम होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस के क्यू स्क्वायर, बेसिकली के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई
अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और मेरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, और कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूं, 4 को एलएचएस में रखता हूं, और जो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 2 का टर्म है उसको आरएचएस में भेज देता हूं, और आपको पता ही होगा क्यों। अच्छा, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करना भूल गया, वेरी सॉरी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में ए और डी के कारण और बी और डी के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सेम होगी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इस टर्म को आरएचएस में भेज रहा हूं ताकि मैं 2k स्क्वायर को कॉमन ले लूं, और फिर मेरे पास बचेगा 1/5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बचेगा। अब क्या करते हैं, अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई के का वैल्यू कितना, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, यानी कि 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा, और यहां मेरे पास बचेगा 1/5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं कि कटेंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 9 है और ये 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो एक 10 नीचे बच जाएगा। ये 2 है तो यहाँ 5 होगा, और ये 5 से यहाँ 5 बच जाएगा, यानी कि मेरे पास आएगा 4 इज इक्वल टू 45, 4 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 45 को उधर भेज दूंगा। ठीक है, इस 45 को मैं उधर भेज देता हूं। ठीक है, उससे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं भूल गया था, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद फिर आगे का कैलकुलेशन जल्दी से करके खत्म कर देंगे। ठीक है, डन। ठीक है, चलो और थोड़ा टाइम ले लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, आगे बढ़े। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/45 इज इक्वल टू, आरएचएस में क्या है हमारे पास, आरएचएस में है हमारे पास 1/5 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, और ये बन जाएगा 1/5 माइनस 4/45, 45 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा 9, 9 माइनस 4 यानी कि 5, यानी कि ये बन जाएगा 1/9। अब इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और यहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 72, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 72 मीटर, और ये हो जाना चाहिए मेरा आंसर। ओके, अब ये सिर्फ कैलकुलेशन है, सारी कहानी हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं और समझ चुके हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी का सिंपली कंजर्वेशन किया, कि कॉन्सेप्ट यही है कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज इज के Q1, टू बॉडीज नहीं कहना चाहिए, 2 पॉइंट चार्जेस इज के Q1 Q2 अपॉन आर। क्लियर, ऑल गुड, परफेक्ट। तो चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a positive charge q is uniformly distributed throughout the volume of a dielectric sphere of radius r। तो डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टर नहीं है। ठीक है, कंडक्टर होता तो सारा चार्ज बाहर आ जाता, कंडक्टर नहीं है, इसका मतलब सारा चार्ज जो है इसके वॉल्यूम में। चलिए, a point mass of a point mass having charge plus q and mass m is fired towards the center of the sphere with a velocity v from a point at a distance small r greater than capital R। ठीक है, डायग्राम में क्लियरली सब समझ में आ रहा है। ठीक है, find the minimum velocity v so that it can penetrate r/2 distance of the sphere, neglect any resistance other than electric interaction, charge on the small mass remains constant throughout the motion। ठीक है, और यहां पे neglect gravity भी कह देते हैं, neglect gravity, यानी इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। ऑब्वियसली ये मटेरियल के थ्रू जा रहा है, तो रेजिस्टिव फोर्सेस होंगे, फ्रिक्शन फोर्सेस होंगे, बट हमें उसको मना कर दिया है अज्यूम करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि यहाँ एक छोटी सी कैविटी हो। ठीक है, यहाँ छोटी सी कैविटी हो सकती है, जिसके कारण वो अंदर जाएगा और उसको कोई फ्रिक्शन महसूस नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, याद कीजिए कि क्या की कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करें, थोड़ा स्ट्रगल कीजिए इस क्वेश्चन के साथ, फिर इसका डिस्कशन करते हैं।
ऑलराइट, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि अगर इस सॉलिड स्फीयर और इस चार्ज को एक सिस्टम ले लें तो इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, है कि नहीं? तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैं एक शॉर्टकट यूज कर सकता हूं, शॉर्टकट नहीं है, सिंपल सी बात है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या कह सकता हूं कि Q इंटू वी कह सकता हूं। V क्या है? V है पोटेंशियल ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय दिस चार्ज मेरे को क्या दे देगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है कि नहीं? तो अगर मैं ऐसा लिखूं UI प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये क्या है? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। UI मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस हाफ, या इसको मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं UI प्लस KI शुड बी इक्वल टू UF प्लस KF, ठीक, ओके। अब UI की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? Q इंटू VI, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल किस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं? इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। इनिशियली जब पार्टिकल यहां है तो सॉलिड स्फीयर के कारण यहां पे क्या पोटेंशियल है, मल्टीप्लाइड बाय Q क्या दे देगा मेरे को? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हाफ mv स्क्वायर होगा, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जब ये r/2 पे आ गया ये चार्ज पार्टिकल, तो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो कितनी हो जाएगी? Q इंटू वी फाइनल, यानी वी फाइनल क्या है? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, है कि नहीं? ओके। अब यहां पे बोला गया है कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी दी जाए ताकि वो यहां तक पहुंच पाए। इसका मतलब साफ है, यहां तक मैक्सिमम उसको पहुंचना है, यानी कि यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। अगर v मिनिमम चाहिए, इसका मतलब है कि r/2 रेडियस पे r/2 पोजीशन पे पहुंच के इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है। तो अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। अब हमें क्या करना है? हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बस यही करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए, तो वी इनिशियल क्या है? वी इनिशियल तो बहुत सिंपल है। अब ये एक सॉलिड स्फीयर है और ये जो पॉइंट है ये क्या है? एक आउटसाइड पॉइंट है। तो एक सॉलिड स्फीयर के कारण एक आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? वेरी सिंपल, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है कि नहीं? लेकिन VF क्या होगा? एक सॉलिड स्फीयर के कारण एक इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? ये क्या है? ये एक इंटरनल पॉइंट है। एक सॉलिड स्फीयर के कारण एक इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, ये भी याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रहना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो VF कितना हो जाता है? KQ अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो स्मॉल r में इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे? कैपिटल R/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले ये V फाइनल निकाल लेते हैं। तो V फाइनल हो जाएगा KQ अपॉन 2r क्यूब, ठीक है, फिर यहां आ गया 3r स्क्वायर, और स्मॉल r की जगह हम क्या डालेंगे? कैपिटल R/2, यानी कि ये बन जाएगा KQ अपॉन 2r क्यूब, और ये बन जाएगा यहां पे 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4, यानी कि ये बन जाएगा 11r स्क्वायर बाई 4। सो ये r स्क्वायर और यहां पे r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11/8 KQ अपॉन कैपिटल R।